हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमने सेल के पूरे लेक्चर को कवर कर लिया है और आज के इस एक इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम उन काफी सारे चेक पॉइंट्स को देखेंगे। जैसे कि आपने देखा कि सेल आपकी डिवाइड कर रही है और सेल डिवाइड कर रही है तो सेल के हर एक एक मॉलिक्यूल्स का, डीएनए का कंप्लीट डिवीजन हो रहा है। सेल अपनी एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जा रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि इतना सब कुछ इतने माइनर और स्मॉल लेवल पर हो गया तो कहीं पर कोई चेकिंग सिस्टम ना हो। तो चेकिंग सिस्टम तो होता ही है और यही चेकिंग सिस्टम के अंदर जब म्यूटेशन हो जाता है, जब आपका म्यूटेशन हो जाता है तभी आपका क्या होता है, कैंसर जैसी स्टेज हमें देखने को मिलती है। और कैंसर के बारे में तो आप जानते ही हैं, कीमोथेरेपी, एंटी न्यूप्लास्टिक, एंटी कैंसर एजेंट्स और पूरा का पूरा कैंसर का टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जहां पर भी आप बात करेंगे वहां भी उसके आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चाहे वो ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम हो या फार्मासिस्ट का एग्जाम हो, तो हम कीमोथेरेपी को समझने से पहले ऐसे समझ लीजिए ये लेक्चर आपके लिए बेस होने वाला है, जहां पर हम उन इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स को समझेंगे जिनके अंदर म्यूटेशन होने की वजह से कैंसर हो जाता है और उनके लिए क्या क्या स्पेसिफिक ड्रग्स होती हैं, ताकि आप समझ पाएं कि सेल साइकिल क्यों इतना ज्यादा जरूरी है पढ़ना बिफोर रीडिंग द कैंसर। हम इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में चल रहे हैं और इसी अप्रोच में आज का जो हमारा टॉपिक है, बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, ये छोटा सा लेक्चर होगा जिसके अंदर हम बहुत आसानी से और सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि सेल साइकिल के वो सुरक्षा द्वार कौन कौन से हैं जो कि क्या इंश्योर करते हैं कि सेल की प्रॉपर ग्रोथ हुई है, जो डीएनए है उसकी इंटीग्रिटी यानी कि जो उसका स्ट्रक्चर है प्रॉपर तरीके से बना है नहीं हुआ है, डीएनए के अंदर कोई डैमेज तो नहीं हुआ है। अगर डैमेज हुआ है तो रिपेयर होगा, नहीं रिपेयर हो सकता तो अपोप्टोसिस के लिए सेल चली जाएगी। डीएनए का रिपेयर होगा डिवीजन से पहले, प्रिवेंट करेगा एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन हो गई है तो उस सेल को क्या कर दिया जाए, अपोप्टोसिस के लिए भेज दिया जाए, उसमें आप फर्दर और कोई काम आगे नहीं करेंगे। मेंटेन करेगा जीनोमिक स्टेबिलिटी, यानी कि जीनोमिक स्टेबिलिटी का मतलब है जब आपकी सेल डिवाइड कर रही होगी और उसके अंदर स्टेबिलिटी का काम करेगा हमारा ये चेक पॉइंट। प्रिवेंट करेगा अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन, यही हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये चेक पॉइंट्स फेल हो जाएं और ये फेल ही हो जाते हैं ड्यूरिंग द कैंसर स्टेज, तो क्या होता है, डीएनए डैमेज रेप्लिकेट, जो डैमेज है डीएनए वो उसकी वजह से रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा। म्यूटेशन और एक्यूमुलेशन हो जाता है इनसाइड द सेल, जिसकी वजह से सेल क्या है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है। सेल साइकिल कंट्रोल लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से सेल मल्टीपल और एबनॉर्मल तरीके से क्या करने लगती है, डिवाइड करने लगती है, ग्रो करने लगती है, जो कि फिर लास्ट में ट्यूमर जैसी स्टेज लेके आती है। अपोप्टोसिस बाईपास हो जाती है और जब अपोप्टोसिस बाईपास हो जाती है तो सेल क्या हो जाती है, इमॉर्टल हो जाती है, यानी कि अब सेल मरेगी नहीं, कांस्टेंट क्या करेगी, डिवाइड करेगी। लेकिन नॉर्मल सेल का क्या फंक्शन होता है कि अगर आपकी सेल डिवाइड करी और डिवाइड करने के बाद एक टाइम के बाद कॉन्टेक्ट ऑफ इनहिबिशन, लॉस ऑफ फंक्शन की वजह से क्या हो जाती है, वो रुक जाती है। लेकिन यहाँ पर जो अपोप्टोसिस का प्रोसेस है वही बाईपास हो गया, तो सेल क्या करेगी, कंटिन्यू डिवाइड करेगी इनफाइनाइटली, जब तक उसके अंदर प्रॉब्लम या जब तक उसका एनर्जी सोर्स प्रॉपर है, और यहीं से आपका ट्यूमर फॉर्मेशन होता है और डेवलप होता है कैंसर। तो आइए समझते हैं उन सारे इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स को जो सेल के टाइम पर होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं। पहले हमारा वही इंटरफेस वाले फेज उनको समझेंगे कि आपके जीवन के चेक पॉइंट्स क्या होते हैं, क्योंकि जीवन में आपका सेल अपने साइज को बढ़ा रहा होता है, ग्रोथ फैक्टर्स बन रहे होते हैं, इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स बन रही होती हैं। ये भी इंश्योर करता है कि सेल अब डिवीजन के लिए रेडी है, कैपेबल हो चुकी है। तो ये डिसाइड करता है कि आपकी सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी, एस फेज में जाएगी, और एस फेज में तो रेप्लिकेशन होना है। और यही इंटरफेस का जो एस फेज है आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज यही है। यहीं पर अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ द कैंसर सेल्स यहीं पर काम करती हैं। डीएनए को क्या कर देती हैं, उन सेल्स के डीएनए को मार देती हैं, खराब कर देती हैं, जिनकी वजह से कैंसर हो रहा है। चाहे वो आपके सारे के सारे एल्काइलेटिक एजेंट ही क्यों ना ले लो, क्योंकि एल्काइलेशन करके क्या करते हैं, ये सेल के डीएनए को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से सेल क्या नहीं कर पाती है, ग्रो नहीं कर पाती है, डिवाइड नहीं कर पाती है और उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ये रेप्लिकेशन को प्रिवेंट करते हैं।
G2 के इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स को देखेंगे कि जहां पर आपका G2 फेज क्या होता है, कंप्लीट होता है, यानी कंप्लीट डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका है। अब सेल को क्या करना है, एम फेज में जाना है, तो सेल कंप्लीटली रेडी है। रिमेनिंग जो प्रोटीन्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स वगैरह है, उनका भी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी अगर कोई चेक पॉइंट्स है उसको भी हम क्लियर करेंगे। क्लियर। बाकी आपकी ये जो स्पिंडल फाइबर्स असेंबली है जो एम पॉइंट्स में आते हैं, जैसे कि आपके टोपोआइसोमरेज हो गए, विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन हो गए, ये यहीं पर काम करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स पे एम फेज में ही काम करते हैं। तो वो सारी ड्रग्स भी इस पर्टिकुलर पॉइंट में काम करती हैं। अब बात करते हैं कि हमारे G1 के चेक पॉइंट्स हैं क्या। अब G1 में क्या होता है, G1 के जो चेक पॉइंट्स हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि आपकी जो सेल है क्या वो अब डिवीजन के लिए रेडी हो रही है। जितनी भी तैयारियां हैं वो G1 फेज में स्टार्ट हो जाती हैं। सेल साइज सफिशिएंट है, न्यूट्रिएंट्स हमारे पास अवेलेबल है अगर हमें डिवाइड करना है, ग्रोथ सिग्नल प्रेजेंट है या नहीं है, क्योंकि देखिए जब भी सेल डिवाइड करेगी उसके लिए एक ग्रोथ सिग्नल मिलता है कि भैया अब आपको क्या करना है, अपना डुप्लीकेशन करना है, अपनी 2 डॉटर सेल्स बनानी है। अब समय आ गया है, तो समय आने के लिए क्या है, इसको सिग्नल मिलेगा कि गो फॉर द डिवीजन। तो यहाँ से क्या है, G पॉइंट में सिग्नल बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे अगर हम बात करें EGFR एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जो होता है वो आपका क्या हिस्सा है कि EGFR ग्रोथ फैक्टर से जो ये सेंस डिटेक्ट करता है आपके कि सेल को क्या करना है, डिवाइड करना है, और उसके बाद रास फैमिली एक्टिवेट होती है और सेल अपनी डिवीजन के लिए चली जाती है। अगर इसी सेंसर में क्या हो जाए, इसी सेंसर में म्यूटेशन हो जाए, यानी कि एक पॉइंट के बाद में ये एक स्पेसिफिक डिवीजन करा सकता है, लेकिन किसी सेल को कांस्टेंट क्या मिलता रहे, सेंसर मिलता रहे, तो क्या करेगी वो अनकंट्रोल्डली डिवाइड करेगी, अनकंट्रोल्डली ग्रो करती है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स व्हिच अकर ड्यूरिंग द कैंसर स्टेज। डीएनए अनडैमेज्ड है, सेल इज रेडी फॉर द डीएनए सिंथेसिस। क्या आपके पास वो डीएनए बनाने की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है या नहीं है, वो G1 के चेक पॉइंट्स होते हैं। क्लियर है। अब इनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स आते हैं। हाउ वी चेक कि सेल आपकी जो है रेडी है या नहीं है, तो उसके लिए हमारे 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन साइक्लिन एंड सीडीकेज। अब सीडीकेज का नाम बहुत फ्रेंडली लग रहा होगा, जैसे कि आपने कैंसर के अंदर ड्रग पढ़ते हैं CDK20 इनहिबिटर्स, रिटुक्सिमैब नाम सुना है रिटुक्सिमैब का। ये इससे कई बार एग्जाम में क्या है क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो रिटुक्सिमैब का इनहिबिट करता है। अब रिटुक्सिमैब क्या है, आपकी एक ड्रग है जो क्या करती है, CD20 को इनहिबिट कर देती है, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मल्टीपल सेलुलर डिवीजन। तो अब हम समझते हैं कि आपकी सीडीकेज और साइक्लिन है क्या। तो साइक्लिन देखिए टाइम कीपर की तरह काम करता है। साइक्लिन सेल को कैसे पता चलता है कि कब आपको आगे वाले फेज में जाना है, कब कैसे काम चलना है, कौन सा फेज चल रहा है। तो उसके पास कोई घड़ी थोड़ी ना है कि उसके पास कोई घड़ी उसने पहन रखी है जिससे ये बता सकता है कि आप इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको डिवाइड करना है, अगले फेज में पहुंचना है। तो साइक्लिन भी ऐसा एक पर्टिकुलर प्रोटीन है जो ये बताता है कि सेल को अब आगे एक्सेलरेट करना है। यानी कि साइक्लिन आर द रेगुलेटरी प्रोटीन्स दैट कंट्रोल द प्रोग्रेशन। सेल को कब अब डिवाइड की स्टेज में जाना है, देयर कंसंट्रेशन इंक्रीज decrease cycling during the efficiency period and cyclin act as a signal that tells cell when move to the next phase। यानी कि साइक्लिन ही एक ऐसा प्रोटीन है जो सेल को बताता है कि अब आपको नेक्स्ट फेज में जाना है। लेकिन भैया ये समझ लो एक कार है, ठीक है, अब कार बिना इंजन के तो चलेगी नहीं, तो कार के लिए एक इंजन होता है जिसको हम बोलते हैं सीडीकेज। और सीडीकेज क्या है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, यानी कि ये इसी के ऊपर ही डिपेंड करता है। बिना ये चाबी समझो इसकी कार की, और ये है इंजन, साइक्लिन लगेगा सीडीकेज एक्टिवेट हो जाएगा। अब इनका भाई साहब का काम क्या है कि ये काइनेसिस होते हैं, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देते हैं साइक्लिन के साथ एक्टिवेट होने के बाद। और इस फॉस्फो ग्रुप को ऐड करने के बाद फॉस्फोराइलेशन होता है, यानी कि नेक्स्ट स्टेप चलने के लिए आपको सिग्नल मिलता है बाय द सीडीकेज। अब सीडीकेज क्या है, सीडीकेज आर द साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज आर एंजाइम दैट रेगुलेट सेल साइकिल प्रोग्रेशन। यही आगे चल के सेल साइकिल का प्रोग्रेशन करते हैं। सीडीकेज रिमेन इनएक्टिव अनलेस बाउंड टू द साइक्लिन, यानी कि ये बिना साइक्लिन के जुड़े, बिना चाबी लगे ये स्टार्ट नहीं होते, और जैसे ही स्टार्ट होते हैं तो ये फॉस्फोराइलेट करते हैं टारगेट प्रोटीन्स को, ड्राइव द साइकिल नेक्स्ट फॉरवर्ड। जैसे ही ये दूसरे प्रोटीन, जैसे फॉर एग्जांपल डीएनए का रेप्लिकेशन कराना है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन कराने के लिए सीडीकेज क्या करेंगे, डीएनए के ऊपर प्रेजेंट उन जीन्स को फॉस्फोराइलेट कर देंगे जो डीएनए का रेप्लिकेशन करा सके। तो इस तरीके से आपके ये काम करते हैं सीडीकेज एंड साइक्लिन। अब इनके भी डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे कि साइक्लिन डी
आपका कहाँ काम करता है, जीवन के प्रोग्रेशन में काम करता है। अब यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, स्पेसिफिक नाम इनके डिनोट किए गए हैं, जैसे कि CDK4, CDK6, इनके इनहिबिटर्स भी आते हैं। वो क्या करते हैं, जीवन फेज को क्या कर देते हैं, आगे कर देते हैं, इनिशिएट कर देते हैं, प्रोग्रेस कर देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब इनके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझते हैं। साइक्लिन आर द सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोथ सिग्नल। ठीक है, साइक्लिन बाइंड करते हैं आपके सीडीकेस से, और सीडीकेस फिर उसके बाद में एक्टिवेट हो जाते हैं, और जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, फॉस्फोराइलेट करता है उन टारगेट जीन्स को जहां से आपकी प्रोसेस क्या है, आगे बढ़नी है। क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे ये एक्टिवेट करता है तो नेक्स्ट फेज में हमारी चीजें चली जाती हैं। तो जैसे साइक्लिन ई की अगर हम बात करें तो ये CDK2 के साथ में क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ट्रांजिशन स्टेज होती है कि जीवन से अब आपकी साइकिल कहाँ जाएगी, एस फेज में चली जाएगी। तो ये सिग्नल की तरह काम करते हैं कि अभी तक जीवन में हो, अब तुम्हें एस फेज में जाना है। तो एस फेज में जाना क्या है, तो साइक्लिन ई जाएगा, CDK2 से बाइंड करेगा, और फिर जीवन से साइकिल सेल कहाँ पहुंच जाएगी, एस फेज में। साइक्लिन ए CDK2 के साथ मिलता है और डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट कराता है, यानी कि एस फेज में पहुंचने के बाद डीएनए को रेप्लिकेट करना है। तो सिग्नल कहां से मिलेगा कि भैया आप डीएनए को क्या करो, रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर दो। तो साइक्लिन ए CDK बाइंड करेंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और डीएनए हमारा रेप्लिकेट होने लग जाएगा। सिमिलरली साइक्लिन बी एंड CDK1 ये एंट्री कराते हैं G2 से M फेज में, यानी कि अब आपका पूरा डीएनए भी बन चुका है, प्रॉपर सेल रेडी भी है। अब कहाँ पे जाना है भैया, M फेज में जाना है। सेल को क्या करना है, कैरियोकाइनेसिस करना है, न्यूक्लियस का डिवीजन होना है। तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है सेल साइकिल प्रोग्रेशन को, रेगुलेट करता है चेक पॉइंट ट्रांजिशन, कोऑर्डिनेट करता है सेल ग्रोथ एंड डिवीजन, एंश्योर करता है प्रॉपर टाइमिंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मेंटेन करता है नॉर्मल टिश्यू होम्योस्टेटिस। अगर ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि साइक्लिन का ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है, यानी कि आपके पास जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं वही बहुत ज्यादा ओवर रिएक्टिव हो जाते हैं ड्यू टू सम म्यूटेशन, और म्यूटेशन की वजह से क्या होगा, फिर म्यूटेशन की वजह से होगा ये कि इनके ओवर एक्सप्रेशन की वजह से साइक्लिन बहुत ज्यादा अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करने लग जाएगा, और जब ये अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा तो सेल क्या करेगी, उसको मल्टीपल ट्रांजिशन के ऑर्डर मिल रहे हैं, वो क्या कर रही है, कंटिन्यूअसली डिवाइड करने लगेगी। जैसे कि कॉज एक्सेसिव डिवीजन, हाइपर एक्टिवेशन ऑफ सीडीकेस कैन बाईपास द चेक पॉइंट्स, यानी कि सीडीकेस का जब हाइपर एक्टिवेशन हो जाएगा तो वो क्या करेगा, बाईपास कर देगा। और लॉस ऑफ चेक पॉइंट्स का क्या मतलब है, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन। जब आप ध्यान ही नहीं देंगे कि आपकी सेल कहाँ कहाँ डिवाइड कर रही है, तो इसकी वजह से क्या है, सेल मल्टीपल टाइम डिवाइड करने लग जाएगी। ठीक है, अनकंट्रोल्ड सेल साइक्लिन एंड CDK एक्टिविटी इक्वल्स टू कैंसर डेवलपमेंट में ये काम करेगा। ठीक है, अब दूसरा इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट समझते हैं जो है आपका आरबी प्रोटीन। देखिए ये सब सारे मिलके ही काम करते हैं। अब आरबी प्रोटीन क्या है, हमारे सेल का गेट कीपर है। गेट कीपर कहने का क्या मतलब है, इसको हम बोलते हैं रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन, और ये क्या है, एक ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है। और जब भी हम ऐसी चीजों को पढ़ेंगे तो इतना मान के चलिए, इनके अंदर प्रेजेंट जो जीन है उनको हम प्रोटोऑन्कोजीन कहेंगे, यानी कि ये जो है हमारे सेल को प्रोटेक्ट करते हैं कि सेल के अंदर कोई भी ट्यूमर फॉर्मेशन ना हो। तो ये क्या है, एक ट्यूमर सप्रेशर प्रोटीन है। इट एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर ब्रेक ऑन द सेल साइकिल, इट मे एनरोल टू प्रिवेंट द अननेसेसरी एंट्री इनटू एस फेज। ऐसे समझिए कि अगर सेल एस फेज में जा रही है, जहां पर क्या होना है, आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होना है, और सेल अभी क्या है, प्रॉपरली एक्टिव नहीं है, प्रॉपरली सफिशिएंट नहीं है, उसके पास सारी चीजें नहीं है, तो इस फेज में क्या होगा, आरबी एक ऐसी प्रोटीन है जो कि E2F क्या है, E2F एक ऐसी प्रोटीन है, ये क्या करती है, E2F ये अकेले काम नहीं करती। E2F अगर एक्टिव है तो ये क्या करेगी, डीएनए के ऊपर प्रेजेंट रेप्लिकेशन इनिशिएटर जीन, जो डीएनए का रेप्लिकेशन इनिशिएट कराएंगे, ये सिग्नल भेजती है कि हाँ अब सेल आपकी एस फेज में जा रही है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट करा दो। लेकिन आरबी प्रोटीन क्या करती है, इसके साथ बाइंड रहती है, तो ये दरवाजा बंद करके रखती है कि ना अब आपको क्या करना है, सेल के डिवीजन को या रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं करना है। अब ये काम इसी तरीके से करते हैं कि अगर आपकी आरबी एक्टिव है तो आरबी बाइंड करेगी E2F से, E2F क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी, और इनएक्टिव होने की वजह से सेल आगे एस फेज में नहीं जाएगी, लेकिन डीएनए की सिंथेसिस यहाँ पर नहीं होगी। बट सेल क्या है, एस फेज में एंटर ही नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर सेल को आगे क्या करना है, डिवाइड करना है, तो साइक्लिन डी
प्लस CDK4 याद है, जो एस फेज को इनिशिएट कराएंगे, वो आएंगे, वो आरबी प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करेंगे, जिसकी वजह से आरबी प्रोटीन क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी, और E2F क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ये जाएगा आपके डीएनए सिंथेसाइज जीन के ऊपर, वो उसको टर्न ऑन कर देगा, और यहाँ से हमारा क्या कहते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो E2F क्या करता है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इसे क्या कहते हैं, ये एक्टिवेट करता है जीन रिक्वायर्ड फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन, एस फेज एंट्री, और यहाँ से हमारे सेल का प्रोलिफरेशन हो जाएगा। सपोज अगर आरबी प्रोटीन के ऊपर कोई म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा, E2F हमेशा फ्री रहेगा, यानी कि सेल को ये बिना जांच से पड़ताल करे क्या करेगा, डीएनए का रेप्लिकेशन कराता चला जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, कैंसर की जैसी स्टेज हमें देखने को मिलती है। फिर आते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन, जिसको हम P53 एंड P21 बोलते हैं। ये प्रोटीन हमारे पूरे के पूरे डीएनए के गार्डियन की तरह काम करते हैं, इसीलिए हम P53 को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जीनोम गार्डियन, यानी गार्डियन ऑफ जीनोम बोला जाता है। ये जीनोम की रक्षा करता है, लेकिन रक्षा अकेले नहीं करता, इसको भी क्या चाहिए होता है, अपना असिस्टेंट चाहिए, अपना कोई एक स्पेसिफिक बंदा चाहिए जो क्या कर सके, पता लगा सके कि प्रॉब्लम है क्या एक्चुअल में। तो ये इन दोनों मिल के काम करते हैं। तो ये क्या है, P53 is a tumor suppressor protein. It protects cell from dividing with damaged DNA and one of the most important protein cell साइकिल कंट्रोल कहते हैं इसको। अगर हमारी सेल डिवाइड कर रही है तो उसका डीएनए प्रॉपर सही होना चाहिए, उसके डबल हेलिक्स में, सिंगल हेलिक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तभी एक सेल अपना प्रॉपर फंक्शन कर पाएगी। अब ये चेक कौन करता है, ये चेक करता है आपका P53 कि डीएनए के अंदर अगर डैमेज है तो यहीं पर भैया रिपेयर करो, तब आप आगे जाओगे। लेकिन अगर उसके अंदर डैमेज रिपेयर नहीं हो सकता है तो सेल अब डिवीजन में नहीं जाएगी, सेल चली जाएगी किसमें, अपोप्टोसिस में, ताकि सेल का एक बेकार सेल का डिवीजन ना हो सके। अगर P53 में ये मान के चलिए कि जितने भी कैंसर आप देखते हैं उनमें ये जीन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। इस प्रोटीन के म्यूटेशन होने की वजह से ही मल्टीपल टाइम जो कैंसर देखे जाते हैं वो इसी पर्टिकुलर प्रोटीन के म्यूटेशन की वजह से होते हैं। लेकिन क्या होता है, P53 क्या करता है, डैमेज डीएनए को डिटेक्ट करता है, सिग्नलिंग मिलती है इसको, ये स्टॉप कर देता है साइकिल। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर P53 जैसे ही एक्टिवेट होता है ये क्या कर देता है, आपके P21 को एक्टिवेट करेगा, और P21 क्या करता है, CDK जहां से हमारा सिग्नल आ रहा था कि भैया सेल को क्या करना है, डिवाइड करना है, उसको इनहिबिट कर देता है। और जब हमारा ये इनहिबिट होता है तो ये आरबी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है, और आरबी प्रोटीन क्या करती है, E2F को ब्लॉक रखती है। आरबी प्रोटीन क्या है, यहाँ पर एक्टिव रहेगी, यानी कि जैसे CDK ब्लॉक होगा आरबी प्रोटीन क्या होगी, आरबी प्रोटीन को क्या कर दिया जाएगा, एक्टिव रहने दिया जाएगा। और आरबी प्रोटीन कैसी काम करती है, E2F पर काम करेगी, यानी कि अब रेप्लिकेशन नहीं होगा, और रेप्लिकेशन नहीं होगा तो आपकी सेल क्या है, डिवाइड नहीं करेगी। तो ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। P3 कॉल ये P21 है, ये प्रेशर ब्रेक है जो सेल डिवीजन को रोकते हैं। अगर ये डैमेज ना हो तो P53 एक्टिवेट रहेगा, अपोप्टोसिस बाईपास हो जाएगी, डैमेज सेल डिस्ट्रॉय और कैंसर रिस्क इज रिड्यूस, इस तरीके से रहेगा। लेकिन अगर ये रिपेयर नहीं हुआ तो सेल आपकी टेम्पररी रुक जाती है। ये सारे के सारे आपके इम्पोर्टेंट हो गए। इनके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट चीज है, वो है आपके ATM, ATR। अब ये क्या है, इनको समझिए। CHK1 एंड CHK2 हर चीज हमारे डीएनए से लिंक है, सेल का ब्रेन माना जाता है आपका डीएनए। तो ये दोनों जो है ATM और ATR, ये क्या करते हैं, डैमेज डीएनए के ये सेंसर समझिए हमारे सेल के। ये अगर डीएनए आपका डैमेज है तो ये तुरंत पता कर लेंगे, पकड़ लेंगे, भैया डीएनए आपका डैमेज है, ना 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 आप आगे नहीं जा सकते, आपको डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप इस कंडीशन में डिवाइड करेंगे तो सेल जो है अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक जो उसका फंक्शन है वो खराब हो जाएगा। और इन्हीं सबके सेंसर्स के फेल होने की वजह से ही कैंसर सेल मल्टीपल टाइम डिवाइड करती है। ठीक है, तो अब क्या है, डीएनए कंटिन्यूअसली एक्सपोज होता है डिफरेंट चीजों के लिए, जिसमें क्या है, रेडिएशन भी है, केमिकल्स भी हैं, ROS भी है, रेप्लिकेशन एरर भी है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस है। इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका जो डीएनए है वो डैमेज हो जाए। और अगर डैमेज होता है, अगर आपके डीएनए का ATM क्या है, अटाक्सिया तेलंजियोटेसिया म्यूटेटेड। अब ये एक प्रोटीन काइनेज है, ये क्या करता है कि अगर आपके डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड आप देख रहे हैं, अगर डबल स्ट्रैंड के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, यानी कि उसके दोनों स्ट्रैंड्स में कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसको ये डिटेक्ट कर लेता है। फिर क्या करेगा, ये एक्टिवेट करता है, डीएनए का पूरा रिपेयरिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, सिग्नल सेंड करता है चेक पॉइंट्स को कि भैया आपका डीएनए खराब है, आगे नहीं भेजना है इसको, इसके दोनों स्ट्रैंड गड़बड़ हो चुके हैं। अब ये अपने किसके थ्रू काम करता है, ये खुद हर कोई एक असिस्टेंट रखा हुआ है, ये काम करता है आपका CHK
जो आपके पर्टिकुलर प्रोटीन है। तो एटीएम आपका CHK2 के साथ में काम करता है, ये उसको एक्टिवेट करता है और ये क्या करते हैं, उसको सिग्नल भेजते हैं ताकि डीएनए का रिपेयर हो सके। नहीं हो सकता तो फिर सेल आपकी कहाँ जाएगी, अपोप्टोसिस में जाएगी। अपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, अब एटीआर क्या करता है, एटीआर जैसे कि टी है इसके अंदर, तो सिंगल, अगर सिंगल स्ट्रैंड में कोई प्रॉब्लम है तो ये उसको डिटेक्ट करता है। रेप्लिकेशन स्ट्रेस अगर है तब भी उसको डिटेक्ट कर लेता है और प्रोटेक्ट करता है सेल डीएनए रेप्लिकेशन को, एक्टिवेट करता है चेक पॉइंट पाथवे, जिसकी वजह से समझ लीजिए आपकी ये किसको, ये CHK1 को एक्टिवेट करता है। CHK1 एंड CHK2 स्टॉप कर देते हैं आपके सेल साइकिल एट GS और G2 स्पेस के अंदर, वहां पर चेक पॉइंट्स ये होते हैं और ये आपके स्टॉप कर देते हैं पूरी की पूरी सेल साइकिल। लेकिन कैंसर क्या करता है, इन सारे के सारे जीन्स को क्या कर देता है, म्यूटेट कर देता है, जिसकी वजह से आपके कैंसर सेल मल्टीपल टाइम और अनकंट्रोलली डिवाइड करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब एटीआर ये काम कैसे करते हैं ऐसे समझिए। अगर आपका डीएनए डैमेज हुआ तो एटीएम और एटीआर क्या करेंगे, एक्टिवेट होंगे, ये डिटेक्ट कर लेंगे और ये एक्टिवेट होने के बाद अपने असिस्टेंट CHK2 CHK1 को एक्टिवेट करेंगे और ये इनहिबिट कर देंगे आपके CD केस को, और CD केस तो हमारे हैं ही आगे बढ़ाने वाले प्रोटीन, उनको ब्लॉक कर देंगे तो पूरी साइकिल वहीं रुक जाती है। इस सेल साइकिल प्रोग्रेशन को स्टॉप कर देते हैं, डीएनए का रिपेयरमेंट स्टार्ट होता है, सेल सर्वाइव कर जाती है अगर डीएनए रिपेयर हो जाता है, अगर नहीं करती है तो भाई साहब ये जाएगी अपोप्टोसिस के अंदर, समझे। तो डीएनए डिटेक्ट डैमेज करते हैं, एक्टिवेट करते हैं चेक पॉइंट पाथवे, चेक करो कहीं कुछ गड़बड़ है, मैसेज आ रहा है डीएनए गड़बड़ है, तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं। अगर ये फेल हो जाते हैं तो डीएनए डैमेज रिमेन रहता है, सेल साइकिल कंटिन्यू कर जाती है और ये म्यूटेशन की तरफ जाती है, एरर एक्यूमुलेशन हो जाता है, जीनोमिक इंस्टेबिलिटी आ जाती है, कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है कि सेल में म्यूटेशन हो चुका है, जिसकी वजह से अब क्या है, सेल अनकंट्रोलली डिवाइड करेगी, सेल का जो ब्रेन है वो खराब हो चुका है। कैंसर कनेक्शन की बात करें, डिफेक्ट्स अगर एटीआर और एटीएम में हो जाता है तो ब्रेस्ट कैंसर, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, ओवेरियन कैंसर, वेरियस सॉलिड ट्यूमर्स इसकी वजह से भी फॉर्म होते हैं। क्लियर है? एस फेज की अगर हम बात करें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, यहाँ पर तो चेकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपकी एटलीस्ट 70% ड्रग कैंसर की यही काम करती हैं, डीएनए का ब्रेकेज करती हैं। तो हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि आपका डीएनए रेप्लिकेशन प्रोग्रेसिंग नॉर्मली हो रही है, इस डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क मूविंग प्रॉपरली, आपका ओगाजा की जो फॉर्मेट बनता है, ओगाजा की फॉर्मेट प्रॉपरली काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इस डीएनए डैमेज प्रेजेंट, आर रेप्लिकेशन एरर अकरिंग, इज द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए सही है या नहीं है। तो ये सब कुछ चेक करता है एस फेज के अंदर। अब ये मॉलिक्यूल कौन से, यही है आपके एटीआर, CHK1, ब्रेस्ट कैंसर रिसेप्टर 1। अब ये ब्रेस्ट कैंसर रिसेप्टर 1 ये होते हैं, ये सब चेकर होते हैं डीएनए के, इन्हीं के अंदर म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है। क्लियर है यहाँ तक? अगर चेक पॉइंट सही है, नो प्रॉब्लम है, तो आगे रेप्लिकेशन होगा, प्रॉब्लम है तो सेल साइकिल क्या हो जाएगी, आपकी अपोप्टोसिस में जाएगी। अगर ये फेल हो जाते हैं देन कैंसर की दिक्कत आती है। इसी वजह से इस फेज को डिटेक्ट करना जरूरी होता है और यही को टारगेट करती है हमारी बहुत सारी कैंसर की ड्रग। G2 हमारा लास्ट फेज है, यहाँ पर हम उसको प्रॉपरली चेक करते हैं। यहाँ पर आपके सारे रिसेप्टर काम करते हैं, सारे चेकिंग पॉइंट्स काम करते हैं, CHK1, P53, ये प्रॉपरली एनालाइज करते हैं आपका डीएनए रेप्लिकेशन पूरा हुआ, डीएनए इंटैक्ट तो है ना, आर आपके जो डीएनए है वो ऐसा तो नहीं अनपेयर्ड लेजन बन गए हैं, रेप्लिकेशन स्ट्रेस में तो नहीं है, सेल मेटाबॉलिकली रेडी है माइटोसिस के लिए, आर माइटोटिक प्रोटीन जो बननी है आपकी वो प्रॉपर बन गई है या नहीं बन गई है, तो G2 के चेक पॉइंट्स होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो देखिए सेल कैंसर में तो क्या है, इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से G2 भी बाईपास हो जाता है और सेल आपकी माइटोसिस कर जाती है, यानी कि अब उसका मल्टीपल डिवीजन होने वाला है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट जो हमने देखे इस लेक्चर के अंदर। अब क्या है, नेक्स्ट क्लास में हम कैंसर को एकदम डिटेल में समझेंगे। कैंसर अपने आप में एक डिजीज नहीं है, ये आपका एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जो कि 100+ डिजीज के होने की वजह से होता है। कैंसर का ओरिजिन कहाँ से हुआ, पहला कैंसर या फिर कहा जाए कैंसर वर्ड हमारा कार्किनोस से जो आपका हुआ है, तो कार्किनोस क्या था इसकी पूरी हिस्ट्री समझेंगे और साथ ही साथ हम इनकी सारी की सारी इंपॉर्टेंट पैथोजेनेसिस को पढ़ेंगे और पैथोजेनेसिस को पढ़ने के बाद हम इनकी ड्रग्स को देखेंगे और ड्रग्स को देखने के बाद ड्रग्स को ट्रिक से याद भी करेंगे और ट्रिक से याद करने के बाद आप MCQs प्रॉब्लम सारी की सारी चीजें सॉल्व करेंगे जिससे आप ये पता लगा पाए कि ये आपके लिए चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी के साथ लेक्चर को एंड करते हैं और आई होप आपको लेक्चर समझ में आया हो। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था बिफोर स्टार्टिंग द कैंसर। आप डिटेल में पढ़िए, क्या पता कहाँ से कोई भी क्वेश्चन बन जाए, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन भी हर टाइप से जरूरी है।
अब इसके जो लेक्चर्स हैं, अगर आप कंटिन्यूस देखना चाहते हैं थ्योरी लेक्चर, तो आप डाउनलोड करिए हमारा प्ले स्टोर से ऐप ब्रेनडेस्क EDU। वहां पर कुछ आपको इंटरेस्टिंग कोर्स देखने को मिलेंगे जो आपकी प्रिपरेशन में और भी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक यू ऑल।